साथियों, जब समाजवाद, सामाजिक परिवर्तन की बात होती है और हम लोग सभी लोग करते हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि न्याय में और सामाजिक परिवर्तन दोनों में क्या समानता है। क्या हमें सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। न्याय और सामाजिक परिवर्तन, जस्टिस एंड सोशल चेंज। आधुनिक युग में न्याय की मांग साधारणतः सामाजिक परिवर्तन की मांग के साथ जुड़ी रहती है। जब हम यह देखते हैं कि समाज में कुछ लोग निर्दोष होते हुए भी अपमानित और अमानवीय जीवन जीने के लिए विवश हैं, तब हम उनके उद्धार की कामना से न्याय का मुद्दा उठाते हैं। इन संदर्भों में न्याय शब्द सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का पर्याय बन जाता है। अतः डीडी रफील का यह कथन सर्वथा उपयुक्त है कि सामाजिक न्याय शब्द प्रायः सुधारकों के मुंह से सुनने को मिलता है। जो लोग वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट हैं, वे इस शब्द को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीति दर्शन की समस्याएं, 1976। इसमें वर्तमान व्यवस्था के साथ जिन लोगों के निहित स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट्स जुड़े हैं, वे प्रचलित विषमताओं, प्रिवेलिंग इनक्वालिटीज को उचित ठहराने के लिए कई तरह के अनोखे तर्क देते हैं। कुछ लोग इसे ईश्वर की इच्छा मानकर यह सुझाव देते हैं कि मनुष्य को ईश्वर के विधान में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ईश्वर उससे रुष्ट हो जाएगा। मनुष्य अपने दुख और दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग इसे मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप का फल मानते हैं और यह तर्क देते हैं कि मनुष्यों को अपने पाप का फल भुगतने देना चाहिए, तभी वे दुर्भाग्य से मुक्त हो पाएंगे। ऐसे तर्क किसी न किसी तरह के अलौकिक विश्वास पर आधारित हैं। इनका अनुभवमूलक प्रमाण, इंपीरियल एविडेंस ढूंढने की न तो कोशिश की जाती है, न इसकी आवश्यकता ही समझी जाती है। क्या ऐसे विश्वास को सामाजिक जीवन की वैज्ञानिक व्याख्या, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का आधार बना सकते हैं? फिर कुछ लोग योग्यता, मेरिट की दुहाई देकर वर्तमान अन्याय और विषमताओं पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग चार्ल्स डार्विन, जो 1809 से 82 के विकास सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को आंख मीच कर सामाजिक जीवन का आदर्श बनाने की वकालत करते हैं, डार्विन ने प्राणियों के विकास के संदर्भ में जीवन के संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और योग्यतम की विजय, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम स्थापित किया। इस नियम के आधार पर सामाजिक डार्विनवाद, सोशल डार्विनिज्म के समर्थक मुक्त प्रतिस्पर्धा, फ्री कंपटीशन को सामाजिक प्रकृति की आवश्यक शर्त मानते हैं। सामाजिक डार्विनवाद, सोशल डार्विनिज्म, वह सिद्धांत जो सामाजिक विकास को जीव वैज्ञानिक विकास के तुल्य मानते हुए परस्पर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन और द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट की प्रक्रिया को संपूर्ण विकास की कुंजी मानता है। चार्ल्स डार्विन, जो 1809 से 82 के बीच हुए, ने जीव वैज्ञानिक विकास को जीवन के संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और योग्यतम की विजय, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नियम के साथ जोड़ा था। हर्बर्ट स्पेंसर, 1820-1900
तीस ने इस नियम को सामाजिक जीवन पर लागू करते हुए यह तर्क दिया कि समाज की उन्नति के लिए केवल योग्य लोगों को ही सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार होना चाहिए। निर्बल और अयोग्य लोगों को मूर्ख जाने देना चाहिए। इस दृष्टिकोण की मुख्य मान्यता यह है कि समाज के योग्य सदस्यों को सारी सुख सुविधाएं, संपत्ति और सम्मान प्राप्त करने का असीम अधिकार है। अयोग्य व्यक्तियों के दुख, दरिद्रता और दुर्दशा को एक स्वाभाविक स्थिति मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। एक विचारक हर्बर्ट स्पेंसर, जो 1820 से 1930 के बीच हुए, ने मानव समाज को एक जीवित प्राणी ऑर्गेनिज्म के तुल्य मानते हुए यह तर्क दिया कि इस प्राणी के जो अंग सुचारू रूप से कार्य न करें, उनके नष्ट हो जाने में ही समाज का कल्याण है। समाज के समर्थ सदस्यों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे निर्बल और असमर्थ सदस्यों को सहारा देकर सामाजिक संतुलन को भंग कर दें। जो लोग जीवन संघर्ष में पिछड़ जाएं, उन्हें मर खप जाने देना चाहिए, ऐसा उन्होंने विचार दिया। योग्य लोगों का हक छीनकर अयोग्य लोगों का पालन करने से समाज के दुर्लभ और मूल्यवान संसाधनों को क्षति पहुंचेगी। इससे सामाजिक प्रगति, सोशल प्रोग्रेस में रुकावट पैदा होगी। क्या ऐसी व्याख्याओं को स्वीकार करके वर्तमान अन्याय की अनदेखी कर देना तर्कसंगत होगा? क्या केवल वही समाज प्रगति कर पाए हैं जहां संपन्न और समर्थ लोगों के मन में दीन दुखियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी? मान लो कुछ पराक्रमी सम्राटों ने किन्हीं जातियों का दमन करके या उन्हें अपना दास बनाकर आलीशान महल, नक्काशीदार मकबरे, शानदार पिरामिड, गगनचुंबी अट्टालिकाएं और मीनारें, महान कलाकृतियां, विशाल प्रतिमाएं और कीर्ति स्तंभ, मोनूमेंट्स बनवा दिए हैं। ये सब वस्तुएं हमारी सभ्यता का अंग है, परंतु इनके निर्माण के लिए जिस तरह विशाल जन समुदाय का शोषण, एक्सप्लोटेशन किया गया, क्या वह भी हमारे लिए गर्व का विषय है? क्या हमारी आधुनिक चेतना, मॉडर्न कॉन्शियसनेस, उन अमानवीय प्रथाओं को कायम रखने की अनुमति देती है जिनके आधार पर हम पुरानी सभ्यता का निर्माण हुआ है? फिर आज की औद्योगिक सभ्यता के अंतर्गत जब हम मानव अधिकारों, ह्यूमन राइट्स का इतना गुणगान करते हैं, क्या मनुष्यों के शोषण की परंपरा कहीं चोरी छिपे और कहीं खुलेआम चल नहीं रही है? विकासशील देशों में विकास के कार्यक्रम बनाते समय सामाजिक अन्याय का निवारण एक ज्वलंत प्रश्न बना हुआ